हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस हमने वीडियोस में आपके 40 क्वेश्चंस को कवर किया था। ये है आपकी वीडियो का पार्ट 3, ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 वो हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 41 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो देख लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जब सेम बेस होता है और सेम पैरेलल लाइंस होती हैं, विच मीन्स उनकी हाइट सेम है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपके देखिए कई बार फॉर्मूलाज आपको बहुत ही हैंडी आते हैं, तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये होता है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में आपका हाइट, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये दो चीज़ें सेम है, आप समझ रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप यहाँ पे अगर देखिए बेस और हाइट, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है वो होगा आपका आधा यानी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 42 जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि इफ ट्रायंगल ABC right angled at B and AB is 12 centimeter and AC is 13 centimeter, then find BC। ठीक है, अब देखिए पहले एक ट्रायंगल देख लेते हैं। इन्होंने ये जो जो चीज़ें दी हैं वो इनको मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका A है और इन्होंने बोला है कि B पे ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये आपका C है। तो जो आपका यहाँ पे AB दिया हुआ है इन्होंने वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो AC दिया हुआ है वो आपका 13 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अब आपको BC यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप सीधा लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो होता है कि आपका जो हाइपोटेनस है, ये वाली जो है AC इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू वन साइड जो कि है आपकी AB का स्क्वायर, प्लस में जो आपकी सेकेंड साइड जो आपको फाइंड आउट करनी है, एक मिनट, जो है BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो AC का स्क्वायर आप BC हमें निकालना है, और AC जो आपका हाइपोटेनस है वो है आपका 13, है ना। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है आपकी 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। आप जब से सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 169, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस में आपका BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे, दिस इज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आपका BC का स्क्वायर, विच मीन्स ये हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। देन BC आपका हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी यहाँ पे आपकी जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन, इसमें बोला है कि द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको बताने हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स बताने हैं। देखिए जनरली क्या होता है, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फैक्टराइजेशन ईजिली नहीं होता, तो वहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जनरली आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a।
तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है हमारी x है और ये आपकी a है, ये आपका b है। तो यहाँ पे हमें सीधा वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस में 4 a 1 c इज़ -1, ठीक है। इसके अलावा बाय में 2, a की वैल्यू क्या है आपकी 1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बाय में 2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 2 प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे, क्योंकि अंडर रूट 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आपके पास बचेगा और नीचे जो 2 है तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका A है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अमित सेल्स हिज मोबाइल एट 1820 एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 30%, यानी अगर वो अपने मोबाइल को सेल करता है तो उसे 30% का लॉस होता है। एट वट रेट शुड ही सेल हिज मोबाइल सो दैट ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है। तो उसको 30% के प्रॉफिट के लिए किस चीज़ पे उसको सेल करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला कि इफ़ देर इज़ अ 30% लॉस देन सेलिंग प्राइस इज 70% ऑफ कॉस्ट, है ना, हमें ये पता चला। तो यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 1820, वो उसका कितना परसेंट है 70% है, इसका मतलब, है ना। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आ गई। तो यानी अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे वो क्या आएगा हमारे पास 2600, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बट हमें क्या निकालना है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर 30% प्रॉफिट, कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। यानी टोटली 100 तो है ही उसका, 100 पे प्लस 30 हो जाए तो यानी 130 बाय 100। और जो हमारे यहाँ पे ये जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर जब उसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर तो हमारे पास जो 30% प्रॉफिट के बाद जो उसकी वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 3380। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राहुल सैलरी इज़ 20% मोर देन मोहन सैलरी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर राहुल सैलरी 20% मोर देन मोहन सैलरी, कि अगर मोहन की सैलरी 100 है तो राहुल की कितनी है 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है, ये हम मान लेते हैं। उसके बाद उसमें बोला कि राहुल गोट अ रेज ऑफ 30%। अब राहुल की सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो अगर हम 120 का 30% देखेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 36 आएगा। तो जब हम 120 प्लस 36 करेंगे तो ये आ गई आपकी वैल्यू 156, ठीक है। अभी जो फाइनल जो उसकी सैलरी है वो इतनी हो गई है। इसके बाद उन्होंने बोला कि मोहन गोटा रेज ऑफ 40%। अब जो मोहन की सैलरी है वो 40% बढ़ गई, तो उसको डायरेक्टली आप 100 का अगर 40% निकालते हैं तो वो 40 आएगा। तो इन टोटल इसकी टोटल जो अभी सैलरी हो गई वो 140 हो गई है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज़ राहुल सैलरी मोर देन द मोहन सैलरी, यानी राहुल की सैलरी कितनी ज़्यादा है मोहन की सैलरी से, ये हमें बताना है। तो राहुल की सैलरी 156 है और मोहन की कितनी है 140, यानी टोटल कितनी ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। बट हमें किसका वैल्यू के उसमें निकालना है, मोहन की वैल्यू, मोहन की सैलरी से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम करेंगे 16 और यहाँ पे मोहन की सैलरी और परसेंटेज के लिए 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके अराउंड 11% के अराउंड यहाँ पे आपका ये आएगा इन दोनों की सैलरी का। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो है आपका 46, यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए जनरली बहुत ही इजी है कि आप 6 और 7 यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ से ये आपके ये वैल्यू 6 और 7 डिवाइड हो जाए, है ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 168, 1/168, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन आप नॉर्मली भी करके देख सकते हैं कि 3/6 है ना, 2/7 और 4/7 को जब तीनों के फैक्टर्स निकालें कि जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी और 7 से भी, तो आएगा आपका 1/68। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका चलिए 47th क्वेश्चन को देख लेते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड अदर टू फैक्टर ऑफ देयर LCM इज 13 एंड 17। द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज, आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। LCM क्या होता है, देखिए LCM इज इक्वल टू आपका HCF, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो नंबर दिए गए हैं कि A इंटू बी, ठीक है। आपका LCM ये होता है कि आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो उन्होंने ऑलरेडी A और B दो आपको मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो A की वैल्यू 13 मान लीजिए और B की वैल्यू 17 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है, 11 और ये किसके मल्टीपल हैं, 11 के हैं, ठीक है। यानी अगर ये 11 के मल्टीपल हैं तो 11 इंटू 13 क्या आएगा आपके पास, 143, और 11 इंटू 17 क्या आएगा आपके पास, 187। अब इन दोनों में से जो स्मॉल नंबर है वो आप इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है, तो स्मॉल नंबर क्या है यहाँ पे 143, तो यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली and the measure of one of its side is 5 centimeter. Find the approximate length of other side in centimeters. अब देखिए पैरेललोग्राम का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे इसमें, तो देखिए डायगोनल का स्क्वायर, जो क्योंकि दो डायगोनल बनेंगे आपका, मान लीजिए ऐसा पैरेललोग्राम का ये फिगर है, तो ये उसके डायगोनल्स हैं, है ना, ये 1 है और 2, तो दो डायगोनल्स हैं यहाँ पे। तो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल जो सेकंड है उसका स्क्वायर आपका इज इक्वल टू 2 इंटू में साइड 1 का स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे दो साइड दी गई हैं, एक तो 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो मतलब ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनके केस में अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपका आंसर ईजिली आ जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। तो डायगोनल 1 का स्क्वायर जो आपका 8 है ना, 8 दिया हुआ है आपको, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस विल कम टू 100 एंड 2 इंटू में 5 का स्क्वायर, एक साइड आपको क्या दी हुई है 5 दी हुई है, तो वो 5 का स्क्वायर है, और जो ये दूसरी साइड है वो हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है, तो x का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। जब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर अगर अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी आपके पास 5 आएगी, ठीक है। ये सिंपली अगर आप करेंगे, देखिए 100/2 ये इधर हो जाएगा, ये होगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये आ गया है आपका 50, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 25 प्लस x का स्क्वायर, तो अब यहाँ से आप 50 माइनस 25 करेंगे तो ये 25 ही आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, तो x आपका यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन। देखिए द पैरामीटर ऑफ अ रम्बस इज 120 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये आपका पैरामीटर दिया हुआ है इसका, एंड वन साइड ऑफ इस डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, एक साइड आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया, आपको एरिया यहाँ पे निकालना है। अब देखिए इसमें भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जो एरिया ऑफ रम्बस होता है वो होता है आपका हाफ ऑफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर आप समझ रहे हैं, यानी ये जो लेंथ है ना, मान लीजिए ये जो लेंथ है ये पूरी, ये आपको दी हुई है, ये कितनी दी हुई है आपको
ये आपको दी हुई 120 सेंटीमीटर। अब देखिए जो रम्बस होता है ना उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तभी वो एक रम्बस का फिगर बनता है। तो यानी अगर आप 120/4 करेंगे तो आपको ईच साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 120/4 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ईच साइड आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर, यानी ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक डायगोनल भी आपको दिया गया, अगर दो डायगोनल है यहाँ पे तो एक की वैल्यू आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर और जो दूसरा डायगोनल है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर अगर है तो इसका हाफ कितना हो हाफ होगा 6, है ना। हाफ जो ये है 6 हो जाएगा आपका। और अगर आप इस और ये जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये 90 डिग्रीज पे कट कर रहे हैं, यानी अगर आप हाफ इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपको दूसरा डायगोनल भी पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड इसकी क्या है, एक साइड है इसकी 12, एक है 30। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, जो हाइपोटेनस वाला हमारे पास हाइपोटेनस है ना पाइथागोरस थ्योरम में, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, दैट इज 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 का स्क्वायर और प्लस में d का स्क्वायर जो हमें निकालना है। पर हम यहाँ पे d नहीं निकाल रहे हैं, अगर आपको पता हो d/2 हमारे यहाँ पास वैल्यू आएगी, d की वैल्यू नहीं आएगी, d/2 की वैल्यू आएगी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, दिस इज 900 इज इक्वल टू 36 प्लस में d²/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम d की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएंगे, वो आएगी हमारे पास 58.8। अगर आप इसे सॉल्व करके देखिएगा इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर में आएगी ये। अब हमें यहाँ पे जो एरिया निकालना है, इसमें हम सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा यहाँ पे, कितना इसका एरिया होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जैसे हाफ तो आपको पता ही है, हाफ इज इक्वल टू में d1 हमारा 12 है और d2 हमारा ये आ गया 58.8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू अराउंड 360। तो आपको यहाँ पे बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50th क्वेश्चन है आपका। 50 क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज मेनली कॉल्ड। अब ये देखिए आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, यानी तो इसमें अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना। इसमें क्योंकि सॉल्व करने वाली कुछ चीज़ नहीं है। तो अगर कोई भी आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो वो क्या होता है, देखिए पॉलीगन होता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं, है ना। आपको पता है ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, वो कैसा भी वो फिगर हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पता नहीं है कि कितनी साइड्स हैं उसकी, तो बट ये क्या है, इसको हम जनरली क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 51 क्वेश्चन यहाँ पे 51 क्वेश्चन है, हाउ डज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल की एफिशिएंसी हम इंक्रीज करते हैं यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज बेनिफिट ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। अगर आप फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो उसको ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट होगा। आप देखिए ऑप्शन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल विल इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल की बात नहीं हो रही, फ्यूल की एफिशिएंसी, यानी सेम क्वांटिटी में वो ज़्यादा आपको पावर दे रहा है तो वो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। बी है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन विल डिक्रीज। अब देखिए जब भी आप कोई नई टूल या कोई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करते हैं, किसी चीज़ में R&D करते हैं, तो उससे कॉस्ट इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज, है ना। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ फ्यूल इन रिजर्वेयर विल इंक्रीज। अब देखिए रिजर्वायर, तो ये देखिए फ्यूल जो यहाँ पे बात हो रही है वो क्या है, वो रीन्यूएबल सोर्सेस नहीं है, बहुत लिमिटेड है, यानी नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके उनका रिजर्वायर ही बढ़ा देंगे, है ना। तो ये भी गलत ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन डी की अगर आप बात करेंगे, पॉल्यूशन एंड कंजम्पशन विल डिक्रीज। देखिए पॉल्यूशन तो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। एंड कंजप्शन विल डिक्रीज, क्योंकि अब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल में ही ज़्यादा आपको पावर मिलेगी तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, हु हैज़ बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर्स टू सबमिट एवरेस्ट बेस कैंप इन हिमालयन रेंजेस इन नेपाल। ठीक है, अब देखिए ये उस साल का आपका, क्योंकि 2022 का पेपर हम सॉल्व कर गए तो उस साल की आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है आपका वो है आपका रिदम ममानिया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, और क्योंकि ये फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन है तो ये मतलब फैक्ट आपका ये चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बट जो करंट अफेयर बेस्ड वाला क्वेश्चन है तो अभी जो हम 2025 के लिए पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वो इस साल के करंट अफेयर्स आएंगे आपके पेपर में। नाउ 53rd क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्री चेयर्ड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट इन मई 2022। अब ये भी आपको उस साल का करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए उस साल करंट अफेयर्स में क्यों था, क्योंकि ये जो समिट है ये होस्ट किसने की थी, इंडिया ने होस्ट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी इज जो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। तो ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो देश नायक, या फिर आपको पता हो इनको नेताजी भी बोलते थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। तो ये देश नायक और नेताजी इन्होंने किसने इनको ये टाइटल दिया था, तो वो दिया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका कि द कैंपेन अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द कोड नेम ऑपरेशन पोलो। ठीक है, अब देखिए जब इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया तो जो प्लान था ब्रिटिशर्स का उसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको दो ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट भी आप रह सकते हैं। ठीक है, तो जो हैदराबाद था यहाँ पर, ठीक है, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट ही रूल करेंगे। तो उन्हीं को कंसोलिडेट, यानी इंडिया में उन्हीं को कंसोलिडेट करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अब देखिए ऑपरेशन पोलो ही क्यों, क्योंकि आपको पता होगा हैदराबाद में ना एक स्पोर्ट्स खेला जाता है पोलो, जो राजा महाराजाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बेसिकली हॉर्स पे बैठ के और हॉकी खेलते हैं वो, उसे उस स्पोर्ट को पोलो कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम पोलो पड़ा था। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये सीट्स की हम बात कर लेते तो सबसे कम आपको बतानी, देखिए गोवा में 2 सीट्स हैं, तेलंगाना की 17 सीट्स हैं, सिक्किम की 1 ही सीट है, और उत्तराखंड की आपकी 5 सीट्स हैं लोकसभा में। तो यहाँ पे सिक्किम की कितनी सीट्स हैं, 1, जो सबसे कम है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका ETF, ये आप इसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में कैसे होती हैं, जो नए ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर है ये। तो ETF का मीनिंग क्या है, इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ETF करते हैं आप, ETF मनी करते हैं, जो लोग मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस टर्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैफिन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बैफिन आइलैंड जो है आपका वो कनाडा में है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बैफिन आइलैंड जो है ना, ये आपका आर्कटिक आर्कियोलॉजी जो है ना उसका लार्जेस्ट आइलैंड है, और ये कनाडा का भी लार्जेस्ट आइलैंड है, और अगर वर्ल्ड में देखिए तो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आइलैंड है ये। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्ट आप एक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22। अब देखिए जो आर्टिकल 19 आपकी बात करता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है ना, और इसी के अंदर आपके 6 राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आपको मिलता है, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मिलता है। तो इसी के अंदर इम्प्लिसिट है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है,
पर हम बाकी आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 20 आपकी बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो क्या क्या प्रोसीजर है जिनमें आपको कन्विक्ट किया जाता है। इसमें यह है कि डुअल जेपर्डी नहीं हो सकती, यानी एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 21 मोस्ट फेमस, जिसपे सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि आर्टिकल 21 क्या है आपका। आर्टिकल 21 है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। और इसी के अंदर आपका राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस भी आता है। ठीक है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आपका राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 22 जो आपको करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी अगर आपको अरेस्ट या डिटेन करके रखा जा रहा है तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, आफ्टर विच 5-year प्लान वॉज द रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड। तो ये भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो आपका 5th 5-year प्लान था ना, उसके बाद ये आपका रोलिंग प्लान आया था। अब देखिए जो रोलिंग प्लान था वो इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 1978 में बाय जनता गवर्नमेंट। ठीक है। यानी उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी इन पावर, जनता गवर्नमेंट पावर में थी। तो ये जो 5-year प्लान थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाए हुए थे, तो जब जनता की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि 5-year प्लान्स ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे तो हम 1-year प्लान लेके आएंगे। जो आपका रोलिंग प्लान थे ये आपके 1-year प्लान थे। ठीक है। तो 1-year प्लान के लेके आए कि 1-year प्लान ईजिली और अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये रोलिंग प्लान आए थे आपके 5th 5-year प्लान के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप फ्री PDFs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भारत भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।